नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज बिल्कुल अपने बिजनेस की बात होगी, अपने कारोबार की बात होगी, अपने रोजगार की बात होगी। और रोजगार पे बात करने के लिए इस देश में जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, उनमें से एक मेरे साथ आज मेहमान हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाऊं उससे पहले मैं आपसे दो आग्रह करूंगा। आप अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजाएं यानी नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर दें, ताकि आपको खबर मिले जब भी मैं नया वीडियो डालूं या जब मैं लाइव आऊं। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। ये कहना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है माइंड योर बिजनेस, ये मैं खास कर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूँ। सत्यहिंदी.com एक मुहिम है सच की आवाज़ को सामने लाने की। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आपसे आग्रह सिर्फ इतना है कि एक बार उसे क्लिक करके देख लें। और अब शुरू करते हैं चर्चा। आज की चर्चा होनी है रोजगार पर, खासकर नौकरियों पर। और नौकरियों का हाल कैसा है, ये बताना, ये सोचना भी इस वक्त थोड़ा डरावना लगने लगा है। लेकिन हमारे साथ एक मेहमान हैं जो हमको थोड़ा भरोसा दिला सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं उनसे। वो हैं टीम लीज सर्विसेज के चेयरमैन मनीष सबरवाल। मनीष भारत की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी चलाते हैं। स्टाफिंग कंपनी क्या होती है ये मनीष ही आपको बताएंगे। और मनीष, आपका सबसे पहले तो मनीष आपका स्वागत है वन आलोक जोशी पर। लेकिन जो मैंने कहा कि आप सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी चलाते हैं, तो आप अपनी कंपनी में कुल मिलाकर कितने लोगों को रोजगार देते हैं, कितने लोगों को मैनेज करते हैं? और जो इनडायरेक्ट है, तमाम दूसरी कंपनियों के लिए भी आप काम करवाते हैं, कुल मिलाकर कितने लोग हैं जो आपके रास्ते से जॉब में हैं, सैलरी पा रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं? या हमारे पास अपने एम्प्लॉयज 2.5 लाख एम्प्लॉयज। ढाई आपके ढाई लाख लाख employees हैं। 2.5 लाख पिछले पिछले 15 साल में करीब 18 लाख लोगों को नौकरी दी है हमने। तो ये तो आपका अपना हो गया। मैंने दर्शकों को समझ में आया कि हम किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे हैं जो कागज पर या पावर पॉइंट पे काम करता है। ये 2.5 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार देते हैं। और ये रोजगार के बाजार के, रोजगार के कारोबार के सबसे बड़े एक्सपर्ट, ऑथेंटिक एक्सपर्ट हैं इस देश में। मनीष, आपसे पहला सवाल मेरा ये है, बड़े बड़े अनेक डरावने आंकड़े आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने कहा, आपने सुना होगा, कि बेरोजगारी का बम फटेगा। उससे पहले आईएलओ ने कहा कि करीब 40 लाख नौजवान बेरोजगार होने जा रहे हैं भारत में। और महेश व्यास से 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई है, सीएमआई के। उन्होंने हालांकि एक बहुत अच्छी खबर सुनाई कि साहब, जो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को वापस काम मिल गया है, लेकिन अब भी उनमें से सिर्फ 1 करोड़ बेरोजगार रह गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिंताजनक बात उन्होंने कही कि जो सैलरीड क्लास है, वेतनभोगी, जिनको तनख्वाह मिलती है, आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके बीच में नौकरी जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जुलाई के महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और कुल मिलाकर अप्रैल से जुलाई तक उनका नंबर है 1.9 करोड़। इतने लोगों की नौकरी चली गई। और ये फिक्र इसलिए कह रहे हैं कि ये नौकरियां जो सैलरीड जॉब्स हैं, ये वैसे नहीं है जैसी दिहाड़ी मजदूर जिनकी करोड़ों लोगों का काम गया और फिर वापस भी आ गया। यहाँ नौकरी जाना और वापस नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ये आंकड़ा कहीं दिखता है, कितने करोड़ लोग इस देश में इस वक्त बेरोजगार हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं? देखिए, आप बहुत मेहमान जो आपने बात करी महेश वगैरह से, मेरे को तो ये लगता है कि बेरोजगारी लॉकडाउन में गलत आंकड़ा है मेंबर कर मॉनिटर करने का। क्योंकि वैसे तो संडे आफ्टरनून को तो बेरोजगारी 75% होती है, ऑफिस ही बंद है, तो कैसे बेरोजगारी मेजर करेंगे ना। तो मुझे थोड़ा सा जरा जल्दी लगता है कि ये जो, अरे 25% बेरोजगारी हो गई, 40% हो गई, अब वापस 8% पे आ गई, अब 12% पे जा रही है। तो मैं तो कोविड से पहले भी आपसे बहुत चर्चा करता रहा कि बेरोजगारी आंकड़ा है इंडिया के लिए, हमारे आंकड़ा है गरीबी। देखिए, जब से हम इंडिया आजाद हुए हैं 1947 में, इंडिपेंडेंस से, हमारी बेरोजगारी 6 और 10% या 9% के बीच में रही है। लेकिन हमारी
गरीबी तो 25%, 26%, 30% पे रहती है। तो इंडिया की प्रॉब्लम गरीबी है, बेरोजगारी नहीं है। दूसरा जो राहुल गांधी आपने कहा कि कह रहे हैं कि बेरोजगारी का बम फट रहा है। तीन जब तक प्रश्न आंसर नहीं होंगे तब तक कोई नहीं कह सकता कि ये लेबर मार्केट का क्या प्रॉब्लम होगा। तीन प्रश्न वायरस के बारे में, डिमांड के बारे में और जो नौकरियों के बारे में। पहला वायरस का ये प्रश्न रहा कि हम शुरुआत में हैं, बीच में हैं या आखिर में हैं वायरस का। जब तक कोई नहीं बता सकता तब तक कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं बता सकता। दूसरी, डिमांड की सिचुएशन क्या होगी इस लॉकडाउन के बाद, इस कोविड के बाद। या कंज्यूमर्स या कंपनीज पैसे बचा के रखेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे या पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। और अगर कंजम्पशन कम हो गया, अगर लोग डर गए इस लॉकडाउन से और इस वायरस से, तो कंजम्पशन अगर कम हुआ तो डिमांड में प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं, सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम नहीं कर सकते हम लोग। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया के जॉब मार्केट में, अगर सोशल डिस्टेंसिंग थोड़े दिन के लिए करनी पड़ी तो क्लियरली जॉब मार्केट में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो लोग आज हमें बता रहे हैं हमको ये नहीं पता कि वैक्सीन कब होगी, हमको ये नहीं पता कि थर्ड वेव कब होगा। तो थोड़ा ह्यूमिलिटी या थोड़ा टेंटेटिवनेस रहना चाहिए इन आंकड़ों में, क्योंकि अगर कल वैक्सीन शुरू हो गई और हम वापस चले गए तो इतने बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन अब ऑब्वियसली डर है सबको, कंपनीज को डर है, इन लोगों को डर है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। और अगर लॉकडाउन 3 महीने 6 महीने में ऑन ऑफ रहता रहा, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई, अगर डोमेस्टिक ट्रेन नहीं शुरू हुई, अगर ट्रक 15 लाख ट्रक में से सिर्फ अभी 8 लाख ट्रक सड़क पे हैं इंडिया में, तो अगर ये सब सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, बल्कि ये डॉक्टर भी नहीं बता सकते हमको, साइंटिस्ट भी अभी नहीं बता सकते, तो मैं थोड़ा जो नॉइज टू सिग्नल रेशियो है अभी इन बेरोजगारी आंकड़ों में, थोड़ा सिग्नल अभी थोड़ा और देर में पता चलेगा। जी, तो आपका कहना है कि सिग्नल थोड़ा देर में पता चलेगा। और क्योंकि ये जिक्र हुआ तो मैं बता दूं कि महेश व्यास ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि ये अभी किसी भी तरह का अनुमान लगाने का मेरे ख्याल से वक्त नहीं है। ये पीछे का डेटा जो हमारे सामने आ रहा है हम उसको तो बता रहे हैं। जीडीपी प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि साहब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जीडीपी का प्रोजेक्शन नहीं दिया, तो उनका कहना था कि मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया है। इस वक्त जब तक इस बीमारी का, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब न मिल जाएं, तब तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसका असर कितना हुआ है, कितने लोगों का रोजगार चला जाएगा, डिमांड की सिचुएशन क्या होगी। हालांकि डिमांड की सिचुएशन, उनका तो एक हाउस होल्डर सर्वे होता है, उस पर उन्होंने बताया कि साहब जो जहां 30 से 35% लोग आमतौर पर कहा करते थे कि अगले 6 महीने में वाइट गुड्स यानी वॉशिंग मशीन, फ्रिज ऐसी कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, अब वो नंबर 3% पे आ गया है। 3% लोग ऐसी इच्छा जता रहे हैं। आपका तो अपना आउटलुक आता है, आपका हायरिंग आउटलुक है, कितने लोग नौकरी पर रखने की सोच रहे हैं किसी दूसरे को, वहां क्या दिख रहा है, इंटेंट क्या दिख रहा है। ये बात सही है कि जब तक ये तय नहीं होगा कि बीमारी कब खत्म होने जा रही है, तब तक हर आदमी टेंटेटिव है। मैं खुद ही सोच रहा हूँ जो पैसा मेरे पास है उसको कहाँ रखूं, कहीं लगाऊं कि न लगाऊं। तो ऐसे में जो आपके पास संकेत आ रहे हैं, आपके काफी डिटेल्ड सर्वेज होते हैं, आपको दिख क्या रहा है, वो कौन लोग हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, वो कौन लोग हैं जिनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं, आप किस इंडस्ट्री में हैं, आप किस कंपनी में हैं। अगर आप एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, एफएमसीजी में तो स्टॉक्स खत्म हो गए थे लॉकडाउन में, तो सारी फैक्ट्रीज 100% पे चल रही हैं। लेकिन होटल्स तो 8% पे चल रहे हैं। हम एफएमसीडी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स व्हाइट गुड्स की बात करें, वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो ये जो हम एक स्टॉर्म में तो हैं, लेकिन हम अलग अलग नाव में हैं। Everybody is in a different boat, but we are in the same storm. So I think that जो कंपनी, जो शहर, जो इंडस्ट्री में आप हैं, मुझे इसलिए जनरलाइजेशन में बहुत मुश्किल लग रहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो बढ़ावा आ रहा है वो 10 साल 3 महीने में आगे आ गए।
एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, पेमेंट्स में 20 साल 90 दिन में आप यहाँ आ गए। तो जो एक्सेलरेशन डिजिटाइजेशन में हुआ है उसमें बहुत जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जो ई कॉमर्स में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। जो डिलीवरी में जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड जॉब्स, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स में एक्सप्लोजन हो रहा है जो ई कॉमर्स का, अभी उसका मॉडल बनाने के लिए थोड़ा जल्दी है। तो अब जो अगर होटल नहीं खुले, अगर रेस्टोरेंट्स नहीं खुले, अगर मॉल्स नहीं खुले, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी बेरोजगारी की। मैं ये मानता हूँ, मगर ऐसा भी नहीं होगा कि हम ये डिजीज को एलिमिनेट कर पाए। थोड़े दिन बाद, मैं तो लॉकडाउन 30 दिन 60 दिन रखो, उसके बाद ये कोई हम रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते जिंदगी से। हमको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव्स और लाइवलीहुड का क्वेश्चन नहीं है। इंडिया में 26,200 लोग रोज मरते थे बिना कोविड के पहले। कोविड बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन इतना डेडली नहीं है जितना अभी लग रहा है। अभी और डेटा आएगा, अगर पता चलेगा। तो मेरा तो सेंस है कि हम अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, वी विल एग्जिट 2022 एट FY20। एक साल नीचे, एक साल ऊपर। तो जो FY22 में एग्जिट होगा वो FY20 के नंबर पे होगा। कंपनीज ने इससे, अगर FY22 FY20 पे हुआ तो कंपनीज एडजस्ट करेंगी, थोड़ा बेरोजगारी, थोड़ा वर्किंग कैपिटल, थोड़ा बैंक्स, थोड़ा इक्विटी होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम निकल जाएंगे। अब उससे लंबा अगर लॉकडाउन चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल में फिर लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करे, तब तो कोई मॉडल नहीं कर सकता है इस चीज का। फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो जो रोजगार चले गए हैं, जिन लोगों, खास तौर पर सैलरीड क्लास के, उनको कैसे देख रहे हैं? उनका क्या होगा? वो उनका भविष्य आपको कहीं दिख रहा है? इस वक्त कौन लोग हैं जिनको रोजगार मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? आई मीन, FMCG, सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स में अभी बहुत जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, FMCG के, FMCD के। तो जो इंडस्ट्रीज ऊपर जा रही हैं, कोई इंडस्ट्रीज और ऊपर आ रहे हैं, लेकिन नेट अभी तो जॉब लॉसेस थोड़ा बहुत चल रहे हैं, क्योंकि, मगर मेरा ये मानना है कि ये लेबर शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, ये डिमांड, ये सिर्फ लॉकडाउन जब तक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तब तक कंपनीज प्लानिंग नहीं कर सकते हैं अपने डिमांड के, अपने प्रोडक्शन के, अपने सप्लाई चेन्स की। तो बॉटम ऑफ पिरामिड में अभी उतना जितना मतलब न्यूज़पेपर और मीडिया में अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि लोग ये भी सोच रहे हैं कि जैसे ही खुलेगा थोड़ा रिवेंज कंजम्पशन होगा, लोग नहीं मिलेंगे, मुझे डिमांड सेटिस्फाई करना है। अगर अगले महीने से, अभी लग रहा है कि हर स्टेट में पीक हो गया है, तो जो कंपनी सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी आदमियों को निकालूं, वो लोग नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कि भैया अगर जल्दी से नॉर्मल सी आ गई तो मेरे पास तो लोग ही नहीं होंगे, मैं डिमांड नहीं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, मेरा तो जो लॉस हुआ है मुझे वो रिकवर करना है। तो आई थिंक मार्केट ऐसे ही बनते हैं। कोई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। हम तो 30%, 40-50% लोग ऑफिस पहुंच गए हैं, और मैं तो लोगों को, तो इसमें कोई गुड और बैड चीज नहीं है। अनसर्टन सिचुएशन है, हर कंपनी, हर आदमी डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। लेकिन इंडिया जो पॉलिसी विंडो खुल रही है, जो मैंने देखा है, मैं तो हमेशा से कहता था कि जो कोविड का पेन है वो इंडिया के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है। ये तो कोविड के पहले भी थे। तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि अरे हमारे माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम हो गया, हमारे MSMEs को प्रॉब्लम हो गया, मैं तो कभी सोचता हूँ कि आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है भाई? ये तो हमारे एग्जिस्टिंग इकोनॉमी के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है। हमको लेबर रिफॉर्म करना चाहिए था, हमको कंप्लायंस रिफॉर्म, हमको एजुकेशन रिफॉर्म, हमको बैंकिंग रिफॉर्म। लेकिन ये जो कोविड पॉलिसी विंडो खुला है, पॉलिसी विंडो तब होता है जब अंतर या चेंज जब आता है, जब प्रॉब्लम, सोल्यूशन और टाइमिंग एक साथ आ जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो कोविड में बहुत दुखदाई है लोगों के लिए, लेकिन जो पॉलिसी विंडो खोला है, जो इंडिया का चेंज, जो ओवरड्यू चेंज था, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कभी कभी चलता है, दो कदम आगे एक कदम पीछे। मेरे को तो लगता है कि कोविड पॉलिसी विंडो से एजुकेशन रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, कंप्लायंस रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, तो और आप बहुत जल्दी
आगे आ चुके हैं सेंटर में भी, और बहुत सारी स्टेट्स ने भी करा है। तो इस जो अगर हम इंडिया रिफॉर्म कर ले, इंडिया तो वैसे भी 10 हॉर्स पावर इंजन है, 2 हॉर्स पावर पे चल रही थी। अगर थोड़ा रिफॉर्म कर ले, हम 5 हॉर्स पावर पे ही पहुंच जाए, 10 तो छोड़ो, 10 को तो हम बहुत दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। तो जो पॉलिसी रिफॉर्म आ रहे हैं, मेरे को तो लगता है उससे भी रोजगार बढ़ेगा। चाइना के फैक्ट्री रेफ्यूजीज भी बहुत इंडिया को देख रहे हैं। तो इन कोविड के बाद इंडिया इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहां ग्रोथ बाकी है। नहीं, शर्मिंदगी की बात है कि 50 साल से हमने ग्रोथ नहीं करी, लेकिन हमारे सामने जो अगले 25 साल की ग्रोथ है, उससे जॉब क्रिएशन होगा, और अगर दुनिया में कहीं ग्रोथ होगा वो इंडिया में होगा। ये तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हैं। मैंने तो आपको ऐसा लगा था कि मैं बहुत खतरनाक बातें आपसे सुनने जा रहा हूं, लेकिन एक जो सीन हुआ है, वर्क फ्रॉम होम इस बीच जो बहुत बढ़ गया है, और तमाम कंपनियों की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई अब हम चाहते हैं कि आगे वर्क फ्रॉम होम ही करते रहो। ऐसे बहुत सी कंपनियों को तो मैं जानता हूं, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तमाम ऑफिस स्पेस खाली किए जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है घर से ही काम कर लो, वो कम लोगों से भी काम चलाया जा रहा है। ये क्या आपको एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है इसका? देखिए, 90% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स कांट वर्क फ्रॉम होम। अगर आप दिमाग से काम करते हैं, आप घर से काम कर सकते हैं। अगर आप हाथ पैर से काम करते हैं, तो आप घर से नहीं काम कर सकते। तो ये जो वर्क एट होम आयतुल्लाह नए आ चुके हैं कि पूरे ऑफिस ही बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉयर्स बंद हो जाएंगे, वो तो होने नहीं वाला है, क्योंकि 90% इंडियंस घर से काम नहीं कर सकते, वो हाथ और पैर से काम करते हैं। अब जो 10% इंडिया अपने दिमाग से काम करते हैं, पहले सिर्फ 5% के पास ब्रॉडबैंड है घर पे, सिर्फ 5% के पास एक कमरा है जो अलग ऑफिस हो सकता है। और दूसरा, मैंने तो वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम लिविंग एट वर्क, नो। आई मीन, हम तो बस ऑफिस में ही जी रहे हैं, हम ऑफिस में ही रह रहे हैं। मुझे ये तो ये बात नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा, लिविंग एट वर्क इज नॉट अ गुड थिंग, यू नो। बल्कि पार्टी, पूरा परिवार नौकरी पे लग गया है। बिल्कुल। तो थोड़ा ये जो वर्क एट होम का एक्साइटमेंट जो पहले 1-2 महीने लॉकडाउन में था कि अरे मेरे 1 घंटे का कम्यूट बच गया, फ्लेक्सिबिलिटी अब जो जो रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट हो चुका है, वो टूथपेस्ट तो ट्यूब में वापस नहीं डाल सकते, तो लोग 2 दिन 3 दिन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कमर्शियल रियल एस्टेट कम हो जाएगा। हमने ऑफिस खोल दिए, लेकिन हमको तो ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमको तो डबल स्पेस चाहिए राइट नाउ, बिकॉज अगर सब लोग आ जाए तो, और हम 5 फुट 6 फुट छोड़े, तो हमारा तो ऑफिस छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अगर जगह दे सबको। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है, जो आई मीन, जो इसके पहले 5% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स घर, कॉग्निटिव एलीट घर से काम कर रहे थे, अब 15% काम करेंगे। आईटी में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में 30 लाख लोग हैं, 40 लाख लोग हैं, वो तो बहुत कॉग्निटिव एलीट है। वो 30 लाख लोग, 40 लाख लोग अब घर से काम कर सकते हैं। लेकिन आईटी मतलब 0.7% ऑफ इंडिया लेबर फोर्स है, 1% से कम है। तो वो तो हमारे लिए, लेबर फोर्स के लिए, तो वर्क फ्रॉम होम की जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपीरियंस हुई है लॉकडाउन में, कंपनीज इससे खुश हैं, लोग खुश हैं। लेकिन लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत छोटा नंबर है, और जो कर भी सकते थे कॉग्निटिवली, वो थोड़ा थक रहे हैं कि हम भाई ऑफिस में थोड़ी जिएंगे, हम ऑफिस में थोड़ी सोएंगे, हम हर चीज छोड़िए। मतलब लिविंग एट वर्क इज ऑल्सो मेंटली अ चैलेंज फॉर मेनी पीपल। तो ये एक तरह से आपने इस बात में फिर एक खुशखबरी सुना दी, खास तौर पर रियल एस्टेट वालों को, जो ऑफिस स्पेस जिनके पास है, जो उसको भाड़े पे उठाते हैं, बेचते हैं, उन सबको सुन के आनंद आ जाएगा कि अब तो डबल ऑफिस लगेगा जिस जिसको पूरे स्ट्रेंथ पे काम करना है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत लोगों के पास कम पड़ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है वो, और हमको करनी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ऑफिस में आ रहे हैं, हम उनका जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर शॉर्ट रन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत लोगों को जगह कम पड़ रही है ऑफिस में, इसलिए रोटेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आई मीन लॉन्ग रन में देखा जाएगा कि अगर, बट शॉर्ट रन में जितने लोग, अगर कल वैक्सीन आ गई और नहीं आई, लेकिन ऑफिस सारे खुल गए, तो लोगों को जगह की कमी इसलिए पड़ेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे ऑफिस नहीं बने। जी। लेकिन पिछले कुछ समय में मनीष, आपने तो इस बात को ध्यान से देखा होगा
ये पाया जाता है कि जब कॉस्ट कटिंग की नौबत आती है, क्योंकि ज्यादा स्पेस का मतलब है ज्यादा कॉस्ट, और जी। कॉस्ट कटिंग की सबसे तगड़ी मार किसी भी इंडस्ट्री में देखिए वहां एम्प्लॉइज पे पड़ती है। बाकी सारी कॉस्ट बताया जाता है कि ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इसको भी कम नहीं कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं? मैन पावर कम कर दो। मैन पावर कम होने से और बहुत सारी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती हैं। ये डर आपको दिख रहा है अपनी बातचीत में, बिजनेस में, और जो आपने आउटलुक सर्वे किए हैं उनमें। देखिए, डर तो सबको है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी और रिस्क दो अलग चीजें होती हैं। रिस्क में हम प्रोबेबिलिटी का चार्ट बना सकते हैं कि 25% ये हो सकता है, 50% ये हो सकता है। हम सब कंपनीज ऐसे ही सोचते हैं कि शायद 1 या 3 का चांस ये है, 2 में 3 का चांस ये है। लेकिन कोविड अनसर्टेनिटी है, तो जो मॉडल बनाए आप थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल है एट दिस टाइम। क्योंकि हम जो कंपनी सोच रहे हैं, जो भी हम मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल का कोई बेसिस वैसे है नहीं। हमें वो मन बहाने के लिए हम मॉडल्स बना रहे हैं। जब तक वायरस का नहीं पता चलेगा और जब तक वायरस का डिमांड पे इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा, तब तक ये मॉडल सारे ख्याली पुलाव हैं या फ्रॉड हैं या सिर्फ हमारे को अच्छा फीलिंग के लिए है। इसलिए हम भी बहुत ट्राई कर रहे हैं मॉडल करने के लिए, लेकिन मॉडल बन ही नहीं रहा है जो क्योंकि इसके अजम्पशंस इतने दूर हैं हमसे कि रियलिटी और अजम्पशंस, कोई सिटी खुला, कोई सिटी बंद हुआ, लेकिन कोई फैक्ट्री रेड जोन में है, कोई सप्लाई चेन उस जोन में है। तो इस समय थोड़ा वो जो धुआं है, धुंधला सा दिख रहा है सबको, इसमें लाइट लगाने से भी वो साफ नहीं होगा। तो थोड़ा हमको शांति रखने पड़ेगी कि जब तक ये वायरस कंट्रोल में ना आए, जितने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं, जितने एक्सपेक्टेशंस हैं, वो टेम्पर करना पड़ेगा। और अगर वायरस 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, देखिए हम कंपनीज तो रिवर्स होती हैं, वो पॉन्ड्स नहीं होते हैं। हमारे सैलरी शेयर होल्डर्स नहीं देते हैं, कस्टमर्स देते हैं। और अगर कस्टमर स्ट्राइक पे चले गए या अगर कस्टमर्स भाग गए, तब फिर सैलरीज में ऑब्वियसली, आई मीन, जो बड़े कंपनीज, हर इंडियन कंपनी, हम इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस नहीं है। हमारे पास 6 करोड़ एंटरप्राइजेस हैं, उसमें से सिर्फ 22,000 का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। तो अब 5 महीने के लॉकडाउन के बाद बहुत कंपनीज को वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं। जिसको रोग हुआ है वो मरे ना, जिसकी नौकरी गई है वो भूखा ना पड़े, और जिस कंपनी को वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो उसकी नीलामी या बैंकरप्सी ना हो। शॉर्ट रन में सिर्फ ये हो सकता है। लॉन्ग रन में तो अगर डिजीज हुआ तो इतना पेन होगा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है इस समय, क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस 3 महीने में वायरस नहीं दे सकती, लेकिन हर चीज के लिए 1 साल में तो उन्होंने डिलीवर किया है। ये जो 3 चीजें आपने कही, और आप क्योंकि सरकारों के साथ भी काम करते हैं, बहुत खास बात आपने कही कि साहब एक तो इंसान मरे नहीं, दूसरा जिसकी रोजी रोटी चली जाए उसको कुछ खाने का इंतजाम हो जाए उसका। ये जो है इनमें तो फिर सरकार का रोल आ रहा है। फिर वो बात आ रही है कि सरकार लोगों को पैसा दे, और दुनिया भर में आपने पढ़ा होगा, डिबेट चलने लगी है अब कि कब तक सस्टेनेंस सरकार प्रोवाइड कर पाएगी। कहीं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है। ये मॉडल क्या हमारे देश में आ सकता है? अभी जैसे ईएसआई ने कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहता था कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जो ईएसआई की तरफ से 3 महीने 25% पैसा मिलता था वो 50% कर दिया गया है, और उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी कम कर दी गई है। इससे कुछ फायदा होगा या सरकार को कुछ बड़े पैमाने पर, खास तौर पे क्योंकि ये मिडिल क्लास के लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई गरीबों के लिए भी हो गया, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन के लिए भी आपने वर्किंग कैपिटल वगैरह के रिलीफ दे दी, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा? इसका जिसका अपना गुजारा नहीं चल पा रहा है, उससे आप कह रहे हैं कि अपने घर में काम वाली को भी तनख्वाह दो, अपने ड्राइवर को भी पैसा दो, सबको देते रहो, किराएदार से किराया भी मत लो। मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा? क्या सरकार को इस पर सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन ये जो आपने जो
प्रोग्राम्स डिस्क्राइब किए, जो अमेरिका में पेरोल प्रोटेक्शन हुआ, जो जर्मनी में कुर्ज़वागे प्रोग्राम हुआ। आई मीन हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी जीडीपी दुनिया में 5 नंबर पे है। यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान सिर्फ हमारे सामने है, लेकिन हमारी पर कैपिटा जीडीपी तो 140th है। हमारे 140 कंट्रीज हमारे आगे हैं। और जो पर कैपिटा इनकम ज्यादा मैटर करती है क्राइसिस में। कोविड ने हमको ये याद दिला दिया है कि जीडीपी इज लिंक्ड टू मिलिट्री स्पेंडिंग, बट पर कैपिटा इनकम इज लिंक्ड टू जो हर आदमी का, सिटीजन का जो वेलनेस होगा। तो हम अमेरिका की तरह बिहेव नहीं कर सकते। उन्होंने $3 ट्रिलियन अगले 90 दिन में बोरो कर रहे हैं। उनका फिस्कल डेफिसिट 3 ट्रिलियन है, वो हमारे जीडीपी से ज्यादा है। जितना अमेरिका अगले 90 दिन में बोरो कर रहा है, या उनका इस साल का फिस्कल डेफिसिट हमारे जीडीपी से ज्यादा है। तो इंडिया एक गरीब देश है, गरीब होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत साल से कह रहा हूँ कि हमारी चाइना और हमारी जीडीपी 1995 में सेम थी, हमारी और कोरिया की जीडीपी 1960 में सेम थी। तो जो हमारी गरीबी है हम ही ने अपने पे डाली है। आई मीन अब तो ब्रिटिश की एक्सपायरी डेट हो गया है, 70 साल हो गए, हमको अपना लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल रिस्पॉन्स हो, लेकिन हमारा जीडीपी फिस्कल डेफिसिट 12% पहुंच गया है। अब जापान का इस साल फिस्कल डेफिसिट 19% होगा, लेकिन उनकी तो पॉपुलेशन कम हो रही है। अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट 15% है, लेकिन उनके पास दुनिया की रिजर्व करेंसी है। तो अगर हम 12% फिस्कल ज्यादा रूम नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी 3 चीज कर सकती है या रिजर्व बैंक, वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और वो थोड़ी लोन में फॉरबेरेंस दिखा सकते हैं, मोरेटोरियम दे सकते हैं। वो तीनों चीजें हो गई। तो इंडिया का जो कोविड से बचाव होगा वो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिट्स के पास है। थोड़ी सी जगह है वो रखी है, क्योंकि अभी मालूम नहीं कि कब खत्म होगी ये रात। तो अभी तो थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा ना, कि अगर ये 6 महीने चले तो थोड़ा तो रखना पड़ेगा मार्जिन उसमें। अगर कल वैक्सीन पता चल जाए तो हो सकता है कि कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन, जब तक ये वायरस का कंट्रोल का जायजा नहीं मिले हमको, तब तक फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अभी में बहुत थोड़ा कम है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही करना पड़ेगा इंडिया को, जिसको हमको फार्मर्स को हेल्प करना है। हमको एग्रीकल्चर पॉलिसी एसेंशियल कमोडिटीज हटाइए, मंडीज हटाइए, बैंक्स के और लाइसेंस। हम आजाद हुए थे 1947 में, 95 बैंक्स थे, आज भी 94 बैंक्स हैं। I mean, हमारे we need many more banks की लाइसेंस करनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ठीक करना पड़ेगा। हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 50% है। चाइना का 300% गलत होगा, लेकिन 100% क्रेडिट टू जीडीपी पे तो पहुंचे। ये तो जो ईडीपी, हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बांग्लादेश से कम है और ईरान से कम है। तो जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, लेबर मार्केट डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट, और ये जो सब मैं कह रहा हूँ ये नई चीजें नहीं है। एक रिपोर्ट 20 साल पुरानी पड़ी हुई है जिसमें ये सब लिखा है। 1980 का पुलिस रिफॉर्म्स, अगर आप रुस्तम जी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दें तो ठीक हो जाएंगे। 1968 की कोठारी कमेटी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अप्रेंटिसशिप एक्ट रिफॉर्म, इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20वीं पॉइंट प्रोग्राम में 1975 में 20th पॉइंट प्रोग्राम में 20th पॉइंट अप्रेंटिसशिप एक्ट रिफॉर्म था। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमको करने हैं, क्या करना है हमको मालूम है, हमेशा की कैसे करें। कोविड ने हमको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कैसे करने को। मुझे तो उम्मीद है कि अगले 12-18 महीने में बैंक रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, कंप्लायंस रिफॉर्म और एजुकेशन रिफॉर्म, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है, वैसे ही न्यू बैंकिंग पॉलिसी आएगी, वैसे ही न्यू चाइना फैक्ट्री रेफ्यूजीज को बुलाने की पॉलिसी आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लायंस पॉलिसी आने लगेगी। इंडिया में 70,000 कंप्लायंस आइटम्स, 6,000 फाइलिंग्स, जो हर साल में 6,000 बार ही बदलते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयर्स की जान खाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन 70,000 कंप्लायंसेस में से 8,000 में तो जेल प्रिस्क्राइब की है। सबसे विष्णु सहस्त्र नाम में एक दोहा है जो कहते हैं कि भगवान ने भय क्यों क्रिएट किया, जिससे वो
आपसे ले सकें, हटा सकें आपका, इसलिए भय। तो ये जो 8,000 इन्होंने जेल में हमको डालने के लिए डाला है, किस लिए डाला है? जेल में डालते तो ये तो करप्शन होता है इससे सिर्फ। तो जो रिफॉर्म करना पड़ेगा, अगर हमको चाइना से फैक्ट्री 50 बड़ी फैक्ट्री चाइना छोड़ने की सोच रहे हैं, वो इंडिया को देख रहे हैं, लेकिन वो डर जाते हैं हमारे कंप्लायंस रजीम से, हमारे लेबर लॉ रजीम से और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो मुझे तो उम्मीद है कि 12-18 महीने में जो हमको 20 साल या 50 साल से मालूम था क्या करना था, लेकिन हम फंस जाते थे कि कैसे करें, ये जो कैसे करें का आंसर कोविड ने हमको दिया है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तो फिर हमको अपनी गरीबी पे सोचना पड़ेगा कि ये गरीबी हमारे ब्रिटिश ने नहीं दी है, हम तो अपने पे झेल रहे हैं और अपने पे सौंप रहे हैं। जी, अब मैं 2 चीज छोटे सवाल पूछूंगा जो हमारे आम दर्शक जानना चाहते हैं। एक ये है कि कोविड प्रूफ रोजगार कौन से हैं इस वक्त जिन पर कोरोना का कोई असर नहीं होना है, जिनको फिक्र नहीं करनी चाहिए? आईटी जॉब्स, लॉजिस्टिक्स जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स। अनफॉर्चुनेटली तीसरा तो हमेशा, तीसरा तो हर चीज प्रूफ है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है इंडिया में। हम गवर्नमेंट जॉब कोविड प्रूफ नहीं होने चाहिए हमको। आपने ईएसआई का नाम लिया, मेरा तो खून खौलता है ईएसआई को सुन के, क्योंकि जो इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक क्राइसिस हुई है पिछले इंडिपेंडेंस से, उसमें ईएसआई गायब है। किसने ईएसआई का नाम लिया कोविड को हैंडल करने के लिए? 80,000 करोड़ पड़े हैं उनके बैलेंस शीट में। तो ईएसआई को तो बंद कर देना चाहिए और कोई और इंस्टीट्यूशन लाना चाहिए। तो अगर लेकिन ईएसआई जॉब्स कोविड प्रूफ हैं। जो ईएसआई में काम करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोविड में। जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको तो कोविड प्रूफ है, लेकिन जो हमारी पब्लिक सर्वेंट्स, अगर उनको बोलना चाहिए, जैसे इंडियन सिविल सर्विस, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दे आर नाइदर इंडियन नॉर सिविल नॉर अ सर्विस। तो ये जो कोविड प्रूफ जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स कोविड प्रूफ, क्योंकि डिलीवरी और बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग जो मॉल्स खत्म हो रहे हैं, जो ई कॉमर्स बढ़ रहा है, जो डिलीवरी मॉडल्स अब घर पे होंगे, वर्क फ्रॉम होम या ऑर्डर फ्रॉम होम, तो डिलीवरी जॉब्स आर रिसेशन प्रूफ। आईटी जॉब्स आई थिंक आर रिसेशन प्रूफ नाउ, क्योंकि जो डिजिटाइजेशन का सुपर साइकिल सेट हुआ है दुनिया में, हमारे आईटी के जॉब 30 लाख से 50 लाख क्या 7-8 लाख जाएंगे। जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पे लॉक है, वो इंडिया का आईटी पे लॉक है। तो आईटी जॉब्स तो बिल्कुल रिसेशन प्रूफ होंगे। बाकी तो मतलब जब दुनिया में ऐसा होता है तो मतलब आपको गारंटी करना है तो टोस्टर के साथ ही मिलता है, नौकरी के साथ गारंटी नहीं मिलती किसी को। अच्छा, तो एक चीज और, क्या करना है जो ये खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या करना है जिससे उनको नौकरी आसानी से मिले, और क्या करना है जिससे जो नौकरी उनके पास है वो बची रहे, या उनको कोई दूसरा काम आसानी से मिल जाए? जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये जो पुरानी कहानी थी कि 30 साल की पढ़ाई, 30 साल की नौकरी और 30 साल का रिटायरमेंट, वो तो ट्रेन स्टेशन से छूट चुका है। अगर आप अपने 30 साल के लर्निंग जो आपने एजुकेशन शुरुआत में करी, अगर आप उसी पे जीते रहेंगे तो आपको कोविड क्या कोई नहीं बचा पाएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो वापस, मैंने एक किताब हर हफ्ते 25 साल से पढ़ी है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी से बदल रही है और हर हफ्ते एक नई किताब। हर हफ्ते 25 साल से एक किताब पढ़ी मैंने। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई एक किताब है जो आप हर हफ्ते पढ़ते हैं। नहीं, हर हफ्ते एक किताब, क्योंकि बिना उसके मैं आउटडेटेड हो जाता हूँ। लोग ये जो, मैं भी किताबें काफी पढ़ता हूँ और करीब ये स्पीड है मेरी भी, बिल्कुल। लेकिन आप ये मेरे को आश्चर्य होता है कि कितने बच्चों से पूछो कि कितनी किताबें पढ़ी भाई, कितने पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, वो उनका आंसर काफी डिफरेंट है हम दोनों से। और मैं यही आपको वार्निंग नहीं देना चाहता हूँ, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये गारंटियां नौकरी जो पहले होती थी, जो हमारे बाप पर दादा एक कंपनी ज्वाइन करते थे, पूरी जिंदगी वहां रहते थे, जो कॉन्सेप्ट
मेंशन था वो खत्म हो गया है। रोजगार एक टैक्सी कैब रिलेशनशिप हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी अपनी सॉफ्ट स्किल्स मैटर मोर देन हार्ड स्किल्स। जिस दुनिया में गूगल हर चीज जानता है, जानना तो बेकार है, अब सीखना ज्यादा है। So lifelong learning, soft skills, curiosity matters more than intelligence. Your ability to work in teams matters more than your individual skills. तो 21st century skills quite clear हैं और वो 20th century skills से काफी अलग हैं। 21st century skills में सॉफ्ट स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट स्किल्स हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस ज्यादा नहीं देते हैं। जो सेल्स प्रीमियम, जो अलग सैलरी का, आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल्स हों तो आप 20,000 25,000 महीने सैलरी डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, आपको नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन वो 10,000 की होगी, 8,000 की होगी, 5,000 की होगी। जैसे मैंने शुरू किया, हर बच्चे को इंडिया में नौकरी मिल सकती है। इंडिया में नौकरियों की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में सैलरी की प्रॉब्लम है। ये अगर कोई बच्चा जब लोग कहते हैं कि अरे 25% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, दैट डजंट मीन 25% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। वो कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे 50,000 की नौकरी दो, लेकिन आपको 5,000 या 10,000 की नौकरी मिल रही है। तो मेरा तो ये स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जो आज के वर्क प्लेस में है, कंटिन्यूअस दुनिया चेंज हो रही है, सॉफ्ट स्किल्स का सोचिए, अपने रेज्यूमे को बढ़ाने का एक्सपीरियंसेस से सोचिए और कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अपने रेज्यूमे में डालिए। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट लर्निंग पे या अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे जिएंगे तो वो ज्यादा क्रेडिट, वो जब दुनिया चेंज होती है तो क्रेडिट पास्ट का नहीं मिलता है, वो फ्यूचर का मिलता है। और एक और बस आखिरी सवाल कि कैसे पता लगेगा कोई इंसान को, ये क्या इंडिकेशंस हैं, क्या सोचना चाहिए कि अब मेरी नौकरी खतरे में है? वो क्या आज की स्थिति में? आज की स्थिति में तो सर, जिनकी नौकरियां जा रही हैं ज्यादातर वो उनकी गलती नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो ले ऑफ्स हैं, दीज आर नॉट फायरिंग्स, दीज आर ये आपके ज्यादातर जो आजकल ले ऑफ्स हैं वो क्योंकि कंपनी की डिमांड कम हो गई है, या कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, या कस्टमर्स स्ट्राइक पे हैं, या कस्टमर्स दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट हैंडलिंग के लिए जो है कि ये रिकॉग्नाइज कि अगर आपकी नौकरी खतरे में है और आपको पता चलेगा, सैलरीज डिले होती हैं, कॉल्स डिले होते हैं, कंपनी का पब्लिक प्रोफाइल से तो पता चल ही जाता है। और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आजकल बहुत दूसरे सेक्टर्स हैं जो आपके आसपास, एडजेसेंट सेक्टर्स, जो सेल्स में काम करता हो, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में करता हो या एफएमसीडी में करता हो, तो वो एफएमसीजी सेल्स में आजकल बहुत रिक्रूटिंग चल रही है। आजकल ई कॉमर्स में बहुत रिक्रूटिंग चल रही है, आजकल एडटेक में बहुत रिक्रूटिंग चल रही है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज का बढ़ावा आ रहा है। अब इतने जितने लोग हॉस्पिटैलिटी और होटल्स में थे, उनके लिए अगर हॉस्पिटैलिटीज और होटल्स वापस नहीं है तो उतनी नौकरियां तो नहीं है सेल्स में, वो तो मैं मानूंगा। लेकिन अगर लोगों को एडजेसेंसी में मिल जाए, अभी मैं इसीलिए मैं टेंटेटिवली सबसे ये कहना चाहता था कि अभी उस तरह की दहशत जो न्यूज़पेपर्स में है नौकरी में, एक्चुअल एम्प्लॉयर्स में नहीं है। क्योंकि ये उम्मीद है कि अगले 1 या 2 या 3 महीने में सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और 6 महीने में पूरी नॉर्मल हो जाएगी। अब ये लोगों का अजम्पशन हो या उम्मीद हो या ये हो, लेकिन बिना उम्मीद के तो जिंदगी क्या फायदा। आई मीन जिंदगी तो उम्मीद पे ही जी जाती है। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव दैट दिस वी विल कॉन्कर दिस वायरस इन 6 months and India will resume her growth trajectory। और जो कोविड हमको गिफ्ट देगा वो गवर्नमेंट रियलाइज करेगी कि जो रिफॉर्म्स पे हम पैर खींच रहे थे या डिले कर रहे थे पिछले 5-10 साल से, वो भी हो जाएंगे। और फिर हमारी जो 2,500 की पर कैपिटा इनकम है, हम चाइना की 10,000 तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब अमेरिका की 50,000 या स्विट्जरलैंड की $60,000 पर कैपिटा इनकम बहुत दूर है, लेकिन चाइना की जो चार्ज उन्होंने पिछले 15 साल में ही इंक्रीज करे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोविड
कोविड की वजह से अगर कोविड 3-4 महीने में कंट्रोल में आ जाए, इंडिया के अगले 25 साल हमारे पिछले 25 साल से बहुत अलग होंगे। जी, यानी जिसको हम समझ रहे हैं कि ये झटका है, आपदा है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर, तो ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये साबित हो। और कोरोना जब खत्म होगा, ये जरूरी है कि कोरोना के खत्म होने का ऐलान हो जाए, वो खबर आ जाए, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो एक बहुत फास्ट पेस ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़े। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और मैं अब दर्शकों से एक बार फिर आग्रह करूंगा अंत में कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब मेरा नया वीडियो आया या कब मैं लाइव आया। धन्यवाद, नमस्कार।